नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हम सीधे इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे तीन प्राचीन मुनियों ने मिलकर संस्कृत व्याकरण की एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक नींव रखी। मतलब ये सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानी भाषा को समझने का एक इतना तार्किक तरीका है कि आज भी लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी, आज हम जिस मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स या आधुनिक भाषा विज्ञान की इतनी बात करते हैं, उसकी शुरुआत दरअसल कल परसों नहीं, बल्कि हजारों साल पहले एक जीनियस तिकड़ी ने की थी। जी हाँ, इन्हें हम त्रिमुनि कहते हैं। आधुनिक विज्ञान की जड़ें इतनी गहरी हैं, ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना? अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं था। ये व्याकरणिक विकास सदियों तक चला। ये बिल्कुल किसी मल्टी जनरेशनल आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की तरह था, जहां हर पीढ़ी ने पुरानी नींव को और मजबूत किया। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि, फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन और अंततः 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि। एक के बाद एक सदियों तक चला ये क्रमिक विकास। तो आइए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, पाणिनि और उनकी वैज्ञानिक नींव। पाणिनि का सबसे महान ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को पूरी तरह से एक साइंटिफिक रूप दे दिया। अगर हम इसे आज की टेक भाषा में समझें तो अष्टाध्यायी बिल्कुल किसी विशाल और व्यवस्थित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के शुरुआती सोर्स कोड की तरह है। भाषा को नियमों और फॉर्मूलों के जरिए इतनी सटीकता से बांधना, सच कहूं तो उस दौर में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी अचीवमेंट थी। 4000! अब देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र यानी नियम मौजूद हैं। इन 4000 सूत्रों के जरिए पाणिनि ने पूरी की पूरी भाषा को गणितीय रूप से व्यवस्थित कर दिया। इसका हर एक नियम बिल्कुल एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह काम करता है। जरा सोचिए उनके इस काम का स्केल कितना विशाल रहा होगा। और यही कारण है कि ये आज हमारे लिए इतना मायने रखता है। आधुनिक भाषा विज्ञान की पूरी नींव पाणिनि के इसी व्यवस्थित दृष्टिकोण पर टिकी हुई है। आज के भाषा विज्ञानी ये मानते हैं कि ध्वनियों और शब्दों को डिकोड करने का जो स्ट्रक्चर पाणिनि ने तैयार किया था, वो आज की मॉडर्न कोडिंग में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। लेकिन समय के साथ भाषा बदलती है ना? तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ा। कात्यायन, जो इसके समालोचक और सुधारक थे। कात्यायन के मुख्य ग्रंथ का नाम है वार्तिक। इसके जरिए उन्होंने पाणिनि के नियमों में कुछ जरूरी सुधार और स्पष्टीकरण किए। अगर हम अपने उसी सॉफ्टवेयर वाले उदाहरण को लें तो ये वार्तिक मूल सोर्स कोड में किए गए बग फिक्स और स्ट्रक्चरल पैच की तरह था। जैसे जैसे भाषा इवॉल्व हो रही थी, मूल सिस्टम को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए ये अपडेट्स बहुत बहुत जरूरी थे। अब इन दोनों मुनियों के बीच का ये कंट्रास्ट देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ आपको पाणिनि के कुछ बेहद जटिल और कठिन मूल नियम दिखेंगे, तो दूसरी तरफ कात्यायन द्वारा किए गए उनके स्पष्ट संशोधन। कात्यायन ने विशेष रूप से वहां हस्तक्षेप किया जहां पाणिनि के सूत्र लागू करने में मुश्किल आ रही थी। उन्होंने उन जटिल नियमों को सरल बनाया ताकि उनका रोजमर्रा में सही उपयोग हो सके। और अंत में हम आते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, हमारे तीसरे मुनि पतंजलि, महान व्याख्याकार। इनका महान कार्य है महाभाष्य। ये पतंजलि द्वारा रची गई एक अत्यंत विस्तृत और गहरी व्याख्या है। देखिए, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक अल्टीमेट सर्वोत्कृष्ट यूजर मैनुअल है। पतंजलि ने पाणिनि और कात्यायन दोनों के कामों को गहराई से समझा और उसमें एक बहुत ही गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण भी जोड़ दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ क्या और कैसे नहीं बताया, बल्कि ये भी समझाया कि हम भाषा का उपयोग क्यों करते हैं। इसीलिए महाभाष्य को संपूर्ण संस्कृत व्याकरण परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये इस पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। सच तो ये है कि पतंजलि के इस शानदार योगदान के बिना पाणिनि और कात्यायन का काम आम लोगों के लिए उतना सुलभ शायद कभी नहीं हो पाता। तो इस तरह से इन तीनों के मिलने से बनी एक पूर्ण प्रणाली, एक संपूर्ण व्याकरण सिस्टम। इस समरी पर एक नजर डालिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सदियों के अंतराल पर हुआ एक बेहतरीन टीम वर्क है। पाणिनि ने मूलभूत सूत्र या नियम लिखे, कात्यायन ने वार्तिक के रूप में उनमें जरूरी संशोधन किए और अंत में पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में अपनी संपूर्ण दार्शनिक व्याख्या दे दी। नियम, फिर सुधार और फिर एक विस्तृत व्याख्या। बिल्कुल परफेक्ट।
तो अब जाते जाते जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। प्राचीन संस्कृत व्याकरण का ये व्यवस्थित ढांचा आज हमारे भाषा को प्रोसेस करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर रहा है। जब हम आज के कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो क्या हम अनजाने में उसी तार्किक ढांचे का पालन नहीं कर रहे हैं जो त्रिमुनि ने हजारों साल पहले बनाया था? इस प्राचीन विरासत का हमारी आधुनिक दुनिया पर प्रभाव सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस कमाल के विषय पर आगे भी सोचते रहिएगा।